नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंड अप में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तराना में दो पक्षों में विवाद के बाद बवाल मच गया। विवाद के बाद 11 बसों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। तराना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मैं तराना तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तराना में दो पक्षों में विवाद के बाद बवाल मच गया है। ये विवाद इतना बढ़ा कि इस विवाद में 11 बसों में तोड़फोड़ की गई है। शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। तराना थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो एक साथ 12 बसों में तोड़फोड़ की गई है। दो पक्षों में विवाद के बाद उज्जैन में 11 बसों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए इंद्रेश हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, तराना में दो पक्षों में विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि एक साथ 11 बसों में तोड़फोड़ की गई है? क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये विवाद को लेकर पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन जिले की तराना तहसील के बस स्टैंड पर, और यहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है 11 बसों के साथ में, तो वो मैं पहले दिखाना चाहूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो पूरी बसें जो है इनके साथ तोड़फोड़ की गई है, और इतनी तोड़फोड़ की वजह जो है एक मामूली सा विवाद है, जिसमें यह बताया गया है कि एक मामूली सी विवाद में पहले कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि ये विवाद जो है सामुदायिक रूप से जो है बढ़ता चले गया, और उसके बाद में इन्होंने दो पक्षों में, दो समुदाय के बीच में हो गया। स्थिति ये हो गई कि यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल में पाने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है, और वहीं बताया जा रहा है कि स्थिति को सामान्य अभी बताया जा रहा है उज्जैन पुलिस द्वारा। और वहीं देखा जाए तो हर चौराहे पे, तराना के हर चौराहे पे, हर गली में पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग की जा रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थिति सामान्य रहे। बात की जाए विवाद को लेकर, तो विवाद ये बताया जा रहा है कि 8:30 बजे के लगभग की घटना जो है ये बताई जा रही है, जिसमें बस में से उतरने की बात को लेकर एक युवक का विवाद होता है, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दो पक्ष आपस में झगड़ने लगते हैं, और दो पक्ष से ये दो समुदाय के बीच में विवाद बढ़ जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया जाता है कि किस तरीके से ये एकदम से ये बड़ा हो गया। तो इस पूरी बात को लेकर जो है पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है। पुलिस का ये कहना है कि अभी हमारी प्राथमिकता स्थिति को कंट्रोल में करने की, और स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो इस पूरे विषय को लेकर बात की जाएगी। बात की जाए इस घटनाक्रम में जो घायल हुए हैं, तो लगभग 7 जो है जिनको चोट आई है, उसमें एक जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल जो बताया जा रहा है। तो जिनका उपचार जो तराना के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जो घायल युवक है उससे पूछताछ की जा रही है, इस बात को लेकर कि विवाद कितना बड़ा था और किस बात को लेकर विवाद हुआ था, और उसके बाद में जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाद बढ़ने के बाद, विवाद जब इतना बढ़ गया तो दूसरे पक्ष के कुछ युवकों द्वारा जो है बसों में तोड़फोड़ की गई है, कांच तोड़े गए हैं, जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। पथराव किया गया है बस स्टैंड पर रखी बसों पर, तो जिससे उन पर कांच तोड़े गए हैं, और इसी साथ में बसों में अन्य भी तोड़फोड़ जो है की गई है, जैसा कि वीडियो में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस बात को लेकर जो है पुलिस का यही कहना है कि अभी हम स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के बाद जो है जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है इंद्रेश, खबर पे नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इस बीच कटनी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग की गाड़ी पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी में 3 गाड़ियों के कांच टूट गए हैं। महिलाओं और युवकों ने पथराव किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब बिक्री पकड़ने गई अमला पर पत्थर बरसाए गए हैं। माधवनगर थाने के बंगला लाइन की यह घटना है। माधवनगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आबकारी विभाग की गाड़ी पर पथराव किया गया है। आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब बिक्री को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, और इस बीच युवकों और महिलाओं ने मिलकर आबकारी विभाग की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की है।
और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां डॉक्टर संजीव शुक्ला रायपुर के पहले कमिश्नर बनाए गए हैं। 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम राजधानी रायपुर में लागू हो रहा है। उससे पहले गृह विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया और 15 अधिकारी इधर से उधर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला रायपुर पुलिस कमिश्नर आयुक्त बनाए गए हैं। राम गोपाल को बिलासपुर रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। अभिषेक शांडिल्य को दुर्ग रेंज का आईजी नियुक्त किया गया और बालाजी राव को राजनांदगांव आईजी नियुक्त किया गया है। इसी तरह अमित तुकाराम को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रायपुर और शशि मोहन सिंह को रायगढ़ एसएसपी का पदभार दिया गया है। डॉक्टर लाल उमेद सिंह को जशपुर का एसएसपी बनाया गया है। दिव्यांग पटेल को रायपुर रेल एसपी की पदस्थापित दिए गए हैं, तो वही उमेश गुप्ता को मध्य रायपुर नगरीय पुलिस उपायुक्त की पदवी दी गई है। संदीप पटेल को पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर नगरीय, मयंक गुर्जर पुलिस उपायुक्त और उत्तर रायपुर नगरीय और विकास कुमार को पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल रायपुर नगरीय होंगे। तो वहीं श्वेता श्रीवास्तव रायपुर ग्रामीण की नई एसपी हैं। ईशू अग्रवाल पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक रायपुर और राजनाला स्मृतक की बनाई गई हैं। पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर रायपुर नगरीय बनाए गए हैं। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। राज्य पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले तारकेश्वर पटेल होंगे। एडिशनल डीसीपी मध्य बनाए गए हैं। राहुल देव शर्मा एडिशनल डीसीपी पश्चिम बनाए गए हैं। तो वहीं आकाश मरकाम को एडिशनल डीसीपी उत्तर बनाया गया है। विवेक शुक्ला एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। डीआर पोते एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। गौरव मंडल एडिशनल डीसीपी क्राइम और साइबर बनाए गए हैं। तो वहीं अनुज गुप्ता एडिशनल डीसीपी क्राइम एंड साइबर होंगे। अर्चना झा एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर एजेके डीएसपी बनाई गई हैं। राज्य सरकार ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। तारकेश्वर पटेल को एडिशनल डीसीपी मध्य बनाया गया है। राहुल देव शर्मा एडिशनल डीसीपी पश्चिम बनाए गए हैं। आकाश मरकाम को एडिशनल डीसीपी उत्तर का कार्यभार दिया गया है। विवेक शुक्ला एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। डीआर पोर्ते को एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक का पदभार दिया गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। तहसीन, रायपुर में बड़ी फेरबदल देखने को मिली है। राज्य पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से कल शुक्रवार से जो कमिश्नर प्रणाली रायपुर में शुरू होनी है और जो 21 स्थानों में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां पे होनी है, तो उसमें संजीव शुक्ला 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको पहला कमिश्नर रायपुर का बनाया गया है। अभी वो वर्तमान में बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डीआईजी स्तर के जो कांकेर में भी पदस्थ हैं, उनको एडिशनल सीपी अमित तुकाराम कामले जो 2009 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी हैं, उनको एडिशनल सीपी रायपुर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मयंक गुर्जर 2020 के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, पुलिस उपायुक्त उत्तर बनाया गया है। इसके अलावा संदीप पटेल 2020 बैच के हैं, पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर बनाया गया है। उमेश प्रसाद गुप्ता 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी, इनको पुलिस उपायुक्त मध्य रायपुर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एक कह सकते हैं कि जो एक ही पद है जो रायपुर ग्रामीण, उसमें श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा जो वर्तमान में रेल पुलिस अधीक्षक थी, उनको पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर ग्रामीण बनाया गया है। इसके अलावा ईशू अग्रवाल जो अभी वर्तमान में आजाद चौक सीएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक बनाया गया है। तो इस तरीके से 15 आईपीएस अधिकारियों का, इसके अलावा 8 जो राज्य पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं उनको तबादला सूची भी जारी हुई है। इसके अलावा इसमें तारकेश्वर पटेल जो अभी एडिशनल एसपी हैं रायपुर के, उनको अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडीसीपी जिला पुलिस मध्य बनाया गया है। इसके अलावा राहुल देव शर्मा, इनको एडिशनल डीसीपी बनाया गया है पश्चिम का। इसके अलावा आकाश मरकाम, इनको एडिशनल एसीपी बनाया गया है उत्तर का। और इसके अलावा विवेक शुक्ला को ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है और डीआर पोते को भी कह सकते हैं कि यातायात की
जिम्मेदारी दी गई है। ये अभी वर्तमान में रायपुर पश्चिम एडिशनल एसपी का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी कुछ जो कह सकते हैं कि जो एसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं उसमें कुल अभी तक एक और लिस्ट जो सामने आई है 16 ऐसे अधिकारी हैं जो अभी वर्तमान में रायपुर में सीएसपी का पद संभाल रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों की भी सूची जो है राज्य सरकार ने जारी की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कल से जो एक प्रशासनिक कसावट के लिए जो कमिश्नर प्रणाली लागू होनी है उसको लेके राज्य सरकार ने ये कवायद शुरू की है और निश्चित तौर पे इस पे आने वाले दिनों में प्रशासनिक कसावट समेत अपराध पे अंकुश लगने की उम्मीद जो जानकार है वो जता रहे हैं। जी ठीक है तहसीन, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले ताबड़तोड़ फेरबदल के बीच कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, इस रिपोर्ट से समझिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के 21 पुलिस थाने पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, जबकि बिरगांव नगर निगम के बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 12 पुलिस थानों की जिम्मेदारी एसपी ग्रामीण के पास रहेगी। ये व्यवस्था एमपी की राजधानी भोपाल मॉडल पर आधारित बताई गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरी में आईजी स्तर के आयुक्त, डीआईजी स्तर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 3 जिलों के लिए पुलिस उप आयुक्त समेत 7 पद स्वीकृत किए गए हैं। 3 जिलों में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के साथ 9 पद स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें रायपुर मध्य, रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम है। इसके लिए 3 एएसपी स्तर के एडिशनल डीसीपी पदस्थ किए जाएंगे। सीएसपी अब एसीपी के नाम से जाने जाएंगे। सीपी समेत 7 आईपीएस अधिकारी शहर में तैनात होंगे। इस व्यवस्था में कमिश्नर आईजी स्तर का, एडिशनल सीपी डीआईजी स्तर का, डीसीपी एसपी स्तर का, एडिशनल डीसीपी एएसपी स्तर का और एसीपी के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। गांव की पुलिसिंग को एक एसएसपी मिलेगा, जो कि रायपुर एसएसपी उस समय उतना रूरल में ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि शहर में ही बहुत कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्मित होती रहती। अब गांव के क्राइम जो रायपुर से लगा हुआ जो इलाका है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। जानकारों का मानना है कि उड़ीसा मॉडल को नजरअंदाज किया गया, उसमें कहीं न कहीं पूर्व अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। तो अगर भोपाल की कमिश्नरी को कॉपी किया गया है तो अच्छी बात है। भोपाल भी एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ काफ़ी कानून व्यवस्था की स्थितियाँ रहती हैं। अगर भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की कॉपी पर रायपुर को भी किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है शुरुआत में ये अच्छा निर्णय है। पुलिस कमिश्नरेट को धारा 163 लागू करने, जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध, हथियार लाइसेंस जारी करना, निलंबित करना और निरस्त करना, निषेधाज्ञा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना, आपात स्थितियों में त्वरित फैसले लेने का अधिकार भी शामिल है। लिमिटेड पावर्स कह लें आप कि 9 पावर्स दी हैं, लेकिन वो अच्छा है। जो मजिस्ट्रेट पावर है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधी सभी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं और उसमें पुलिसिंग जब अच्छी होगी और कमिश्नर का जैसे जैसे समय गुजरेगा, मुझे लगता है सरकार को जब लगेगा कि अब इनको और भी पावर दी जा सकती है तो वो भी देगी। नए सिस्टम के बाद रायपुर शहर के 21 थाने आईजी के अंडर में होंगे। इनमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, टीडी नगर, आमानगर, आजाद चौक, सरस्वती नगर, टिकरापारा, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, बुजगहन, उरला, खमतराई, बुढ़ियारी, पंडरी और खमाडीही थाने शामिल हैं। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि रायपुर के 12 ग्रामीण थानों का जिम्मा ग्रामीण एसपी को दिया जाएगा। इसमें विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, बोबरा नवापारा और उरला शामिल रहेंगे। इस नई शुरुआत के साथ ही पूरी कमिश्नरी प्रणाली पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि मुजगहन थाने में सिर्फ 2 भाग डुंडा और सेज बहार ही निगम सीमा में आते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ग्रामीण इलाके थाने के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो इलाका शहरी कमिश्नरी में ले लिया गया, जबकि नवा रायपुर को स्मार्ट सिटी माना गया है। बावजूद उस इलाके को ग्रामीण में दिया गया है। 23 जनवरी शुक्रवार से जारी होने वाले सिस्टम के दौरान सभी अधिकारियों के पदनाम भी बदल जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ के पहले रायपुर कमिश्नर पर टिकी हुई हैं। तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोधापारा इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया। थाने के बाहर बदमाशों ने लाठी डंडे चलाए हैं। मारपीट के बाद थाने के बाहर भीड़ ने जोरदार हंगामा किया।
मोधापारा थाने के बाहर गहमा गहमी देखने को मिली है। दो पक्षों से पूछताछ पुलिस कर रही है। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सुमन पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुमन, मोधापारा इलाके में दो पक्षों में जोरदार विवाद देखने को मिला, लाठी डंडे चले, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इसे लेकर? देखिए, थाने के ठीक बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए थे और उसके बाद ये पूरे विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। पता चला है फिलहाल जानकारी जो सामने है उसके मुताबिक कि दो पक्षों में विवाद के बाद जो बहस थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। इसके बाद एक दूसरे पर लाठी डंडे खूब चले हैं, युवकों को चोटें आई हैं, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। किस वजह से ये पूरा विवाद था इसकी जानकारी पुलिस फिलहाल ले रही है और अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भीड़ का जो एक बड़ा ग्रुप है वो पहुंच गया था और थाने के बाहर खूब जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस थाने से कुछ ही मीटर दूरी पर भी दो ग्रुप एक दूसरे को पीट रहे थे। उसके बाद कुछ युवक थाने के भीतर दाखिल हुए अपनी जान बचाने के लिए। तो पूरे मामले में क्या जानकारी है फिलहाल पुलिस अपडेट ले रही है। ठीक है सुमन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इधर जांजगीर चांपा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के भालेराव स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में घर वापसी अभियान के तहत 210 धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी की है। घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने धर्मांतरित लोगों के पांव धोकर उनकी सनातन में घर वापसी कराई है। इस मौके पर प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों को लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। जल्द ही इस पर कानून बनेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। चांपा की पावनधरा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति, सब लोगों ने मिलकर इस भव्य आयोजन को रूप दिया। और धर्म जागरण समन्वय विभाग के तत्वाधान से कार्यक्रम हुआ, जिसमें 210 धर्मांतरित लोगों को हमने पैर पखार करके उनको सम्मान दे करके पुनः उनको अपने सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का राष्ट्र। राजधानी रायपुर में पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे डेंटल कॉलेज के छात्रों को उठाकर पुलिस ने तूता धरना स्थल ले जाकर छोड़ दिया। स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी थी और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तो वहीं डेंटल छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचा। मंत्री ने 1 महीने के भीतर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। हम लोग 6 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए थे। आज ही हमने ओपीडी बंद किया क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। हमें सबको यहाँ पे बसों में भर के लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे इंटर्न्स, डॉक्टर्स, सब के सब, कोई प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं है। कि बच्चे आए थे, मैंने 1 महीने का उनको समय दिया है कि हम उसकी पूरी अच्छे से विधिवत जो है एक अपनी ओर से डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल को ही बोला है और डीएमई को ही बोला है, सीएमई को ही बोला है, उसको तैयार करके हम लोग फिर से उसको वित्त विभाग में भेजेंगे। और अब खबर बीजापुर से, जहां इंद्रावती नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 4 लोग तेज बहाव में बह गए। 18 घंटे बाद मां बेटी की लाश रेस्क्यू टीम ने खोज निकाली है। मां के साथ दुधमुही बच्ची टॉवेल से बंधी मिली। पिता और एक बच्चे की तलाश अभी जारी है। नाव में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। घटना 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजे भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी झिल्ली घाट पर हुई है। सभी पीड़ित इंद्रावती नदी पार स्थित बोड़गा गांव के रहने वाले थे। वे बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छतरपुर के नौगांव में स्थित बुंदेलखंड गौशाला में गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में लगभग 3 दर्जन गायों की मौत हो चुकी है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने जन सुनवाई में भी की थी। इस मामले की जांच करने नौगांव एसडीएम ने एक टीम को मौके पर भेजा। एसडीएम और वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि गौशाला में बहुत सी गाय कमजोर हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए गौशाला अध्यक्ष को बताया गया है। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि गौशाला की 90% जगह आसपास के गांव के किसानों को भट्टे पर आवंटित की गई है, जिन्होंने अपनी जगह पर फेंसिंग कर रखी है, जिस कारण गायों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा।
गौशाला में अभी जहाँ पशु बंधे हैं उसमें 4 गाय मृत पाई गई हैं। पोस्टमार्टम किया है तो पोस्टमार्टम में उनके अंदर से पॉलीथीन निकलना बताया डॉक्टर साहब ने। 4 गाय का तो उन्होंने बताया कि ये पॉलीथीन निकली इसके अंदर से, बाकी कुछ पशु बहुत ही कमजोर हालत में है। गौशाला संचालक उनको बताया था कि केवल भूसा नहीं, भूसा के साथ अन्य हरियाली भी इनको देना पड़ेगी, तब इनमें थोड़ा सा तंदुरुस्ती आएगी, नहीं तो ये बहुत कमजोर है। जो यहाँ पे परीक्षण किया गया नर पशु का, उसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन थी पेट में, और दूसरा जो 2 वर्ष का था उसमें पॉलीथीन तो नहीं मिली पेट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, पेट में काफ़ी कम मात्रा में भूसा था। इनकी मृत्यु मुख्यतः कमजोरी कारण हुई है। और अब खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां चर्चित मिशन अस्पताल मामले में प्रबंधक मंडल से जुड़े फरार आरोपी संजीव लैम्बर्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर रखी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा और गुरुवार दोपहर आरोपी स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। आपको बता दें कि मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज के दौरान 7 मरीजों की मौत हुई थी। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक महिला आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। और सारनगढ़ में कानून के रक्षक ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। तहसीलदार सिटी कोतवाली परिसर में अनशन पर बैठ गए हैं। आरोप है कि कलेक्टर के गार्ड ने उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपी पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसे लेकर तहसीलदार वंदेराम भगत ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। दरअसल पूरा मामला सारनगढ़ सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मामूली ट्रैफिक विवाद के बाद गार्ड ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। इसी पुलिसिया रवैये से नाराज होकर तहसीलदार अनशन पर बैठ गए हैं। तहसीलदार वंदेराम भगत वर्तमान में कोरबा जिले के दीपका में पदस्थ हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आरोपी पर मामला दर्ज नहीं होगा, उनका अनशन जारी रहेगा। वो पीछे साइड से मेरे लड़के का कालर को पकड़ा, उसके बाद में 2-3 मारा और नीचे गिरा था। जब मेरा लड़के का मोबाइल भी नीचे गिरा तो उठाने जैसा हो रहा था, पैर से भी लात मारा। उसके बाद में पैर से चलने के भी सामने करने के मारा भी, उसके बाद में कुचला भी गया पैर से। उसके बाद मेरे लड़के के आवेदन दिया गया। और अब खबर धमतरी से, जहां गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांकरा के युवाओं ने गौ तस्करी करते 6 आरोपियों को पकड़कर सिहावा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में 16 गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर 10 गाय, 4 बछड़े और 2 बछिया को डंडों से मारते हुए जबरन हाँक कर उड़ीसा ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल सिहावा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों से पूछताछ की गई। गौ तस्करों ने गौवंश परिवहन या खरीद बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गौवंश को रायगढ़ उड़ीसा के बाजार में बेचने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक बाइक को जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। गौवंश की अवैध तस्करी कर उन्हें उड़ीसा ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर सिहावा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर 6 व्यक्तियों द्वारा 10 गाय, 6 बछड़ा, 2 बछिया को रस्सी से बांधकर बिना दाना पानी के क्रूरतापूर्वक डंडों से मारते हुए जबरन हाँक कर उन्हें ले जाया जा रहा था। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ग्वालियर शहर में इन दिनों वाहन की पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ग्वालियर की आबादी करीब 18 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि वाहनों की संख्या 11 लाख को पार कर चुकी है। लेकिन नगर निगम के पास सिर्फ 33 पार्किंग ही है। सरकारी और निजी पार्किंग मिलाकर भी क्षमता महज 14,000 वाहनों की है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से बनी मल्टी लेवल और मैकेनाइज्ड पार्किंग रख रखाव के अभाव में बंद है। 2011 में यहाँ 2 लाख से ज़्यादा वाहन थे, तो वही 2026 में ये आंकड़ा 11 लाख तक पहुँचने वाला है।
इसके बावजूद कई प्रस्तावित पार्किंग को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूरी नहीं मिली है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आम जनता आ रही है, हर जनता परेशान हो रही है। प्रशासन इस चीज़ पे अगर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। पार्किंग है, इतनी व्यवस्था, पार्किंग में गाड़ियां ओवर हैं, गाड़ियां भी तो बहुत हैं, पार्किंग कहाँ तक पूर्ति कर पाएगी। ठेके पर जो देने के लिए टेंडर निकाला गया था उसमें कई पार्किंग जो एक दर अधिक होने के कारण उसमें वेंडर नहीं आए हैं, तो विभागीय रूप से संचालित हो रही पार्किंग। तो पहला प्रयास तो ये है कि ये सभी जो पार्किंग अभी रिक्त हैं उनको टेंडर के माध्यम से चलाई जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हों और सड़कों पर गाड़ियां ना खड़ी हों। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग्देवी सरस्वती के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भोजशाला परिसर और गर्भगृह को भगवा ध्वजों, आकर्षक रंगोलियों और फूलों से सजा दिया गया है। बसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ मां वाग्देवी सरस्वती का विधिवत पूजन और अनुष्ठान शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोजशाला के अंदर और बाहर सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता अमित वर्मा ने। इस समय हम खड़े हैं भोजशाला के गर्भगृह में। कल यहाँ पर भव्य स्तर पर मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत यहाँ विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। यहाँ आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि भोजशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर जो हवन कुंड है, हवन कुंड में आकर्षक रंगोलियां बनाई गई हैं। जगह जगह पर यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो है पूरा जो भोजशाला का अंदर का जो हिस्सा है, जो गर्भगृह का, भगवा पताकाओं से बिल्कुल सजा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पर जो है भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ के सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कल सुबह सूर्योदय के साथ ही यहाँ पर जो है पूजन शुरू होगा और ये हवन कुंड में भी जो है हवन की आहुति शुरू हो जाएगी। आप ठीक देख सकते हैं सामने जो है गर्भगृह है और गर्भगृह की जो सुरक्षा है वो रैपिड एक्शन फोर्स को दी हुई है। इसके अलावा कल जो दिन भर यहाँ पर श्रद्धालुओं से भोजशाला पूरा खचाखच जो है भरा होता है और यहाँ पर सुबह सूर्योदय के साथ ही जो पूजन और आराधना का दौर शुरू होता है वो देर शाम तक, जब सूर्यास्त होता है तब तक जारी रहता है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर जो है अभी से जो पुलिस बल है वो उसकी तैनाती कर दी गई है। मैं अमित वर्मा, IBC 24 धार। और राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने का मुद्दा उठाया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि वो इस पूरे मामले से बेहद नाराज और व्यथित हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सांसद ने स्लॉटर हाउस की टेंडर प्रक्रिया को लेकर नगर प्रशासन विभाग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि टेंडर यहीं से जारी होता है और नगर निगम केवल आदेश लागू करने तक सीमित रह जाता है। सांसद ने मांग किया है कि स्लॉटर हाउस टेंडर प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन कमिश्नर, ACS समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की जाए। कि कोई भी अधिकारी हो या जो भी इसमें संबंधित वेंडर हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं पूरी फाइल का भी अध्ययन कर रहा हूं और इसके अंदर कहां गड़बड़ी हुई है, कौन कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे इस प्रकार के स्लॉटर हाउस को अंजाम देते हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिलासपुर इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर CM विष्णुदेव साय की मौजूदगी का गवाह बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बिलासपुर में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर यहां प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड पर है, तो वहीं सियासी हलचलें भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है और उसी को बैलेंस करने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को बिलासपुर आना पड़ रहा है। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है।
हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सीएम साहब इस बार गणतंत्र दिवस में बिलासपुर आ रहे हैं और यहाँ पे चूँकि प्रयास आवासीय विद्यालय है तो उसका एक लोकार्पण का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। तो हम सब लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा रहेगा। बिलासपुर सरकार से संभल नहीं रहा है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा गुटबाजी है। केंद्रीय मंत्री का कार्ड में नाम तक नहीं रहता है और उस कार्यक्रम को दिल्ली से ताकत लगाकर उसको रद्द करा देते हैं। ये गुटबाजियों को बैलेंसिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने चुना है बिलासपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हमें आदर्श ना सिखाएं दीपक बैद जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर ध्वजारोहण करते हैं। ये बिलासपुर को इस बार अवसर प्राप्त हुआ है तो ये बिलासपुर के लिए भी गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अव्यवस्था और इससे हो रही किसानों की परेशानी को लेकर कांग्रेस लगातार साय सरकार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अव्यवस्था से किसान त्रस्त हैं। 5 लाख से ज्यादा किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। 7 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया है। इधर खरीदी में 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है और अभी भी सरकार धान खरीदी के लक्ष्य से दूर है। हमने धान खरीदने का समय 1 माह और बढ़ाने की मांग की ताकि किसान अपना पूरा धान बेच सके। सरकार नहीं चाहती किसानों का धान खरीदे, इसलिए कहीं न कहीं सरकार किसानों के साथ तमाम प्रकार की अड़चनें पैदा कर रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और साथ ही मांग करती है कि धान खरीदी को कम से कम 1 माह सरकार को बढ़ाना चाहिए। और राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले इंटरनेशनल T20 मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार को रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस मौजूद रहे। सीरीज के पहले मैच में जीत से भारतीय टीम का उत्साह चरम पर है। मौके से हमारे संवाददाता स्टार जैन ने रिपोर्ट की है, देखिए। भारतीय टीम यहाँ रायपुर में T20 मुकाबला खेलने जा रही है 23 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके लिए भारतीय टीम यहाँ पहुँच चुकी है। और ये देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में कि ये उनकी बस को रवाना किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम दोनों एक साथ आई है यहाँ पर। और ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि उनकी सपोर्टिंग टीम की बस पहले सामने है और उसके बाद ये भारतीय टीम की बस यहाँ पर है। टीम इंडिया लिखा हुआ है उसमें और तमाम प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है कि गौतम गंभीर सामने जो कोच है, हेड कोच है, वो यहाँ पे गए हैं। तो ये बताता है कि रायपुर में 2026 के शुरुआत के महीने में ही पहला एक मुकाबला T20 का होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है। लगभग जितनी टिकट है वो सारी बिक चुकी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्शक भी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्रिकेट फैंस जो है वो अपने चाहते क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम है यहाँ पर देखिए, हालांकि इसके पहले T20 पहला मुकाबला हार गए भले ही, लेकिन यदि ODI सीरीज में जिस तरीके का परफॉर्मेंस कीवी टीम ने किया था वो जीत हासिल की थी और अब यहाँ पर पहुंची है। तो कुल मिलाकर ये है कि क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के और न्यूजीलैंड के रायपुर पहुंच चुके हैं। क्रिकेट फैंस हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, भारतीय टीम रायपुर पहुंच चुकी है, क्या उम्मीद करते कल का जो मुकाबला होगा? मुकाबला होगा, अच्छा होगा, लेकिन जीतेगी तो इंडिया ही, इतना है बस, और कुछ नहीं। इंडिया ही जीतेगी, बाकी खैर कंट्रीज का तो क्या ही बोले। बताइए क्या कहेंगे आप? यहाँ इंडिया जीतेगी। क्रिकेट फैंस से उनसे बातचीत की और सबका ये कहना है कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी। और जिस प्रकार से पिछला ODI यहाँ पे रायपुर में देखने को मिला था, भले ही भारतीय टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच था। 50 ओवर के जो मैचेस रहते उसमें 700 से ज़्यादा रन स्कोर किए गए थे। तो यही उम्मीद क्रिकेट दर्शक आज भी कर रहे हैं कि ये T20 मुकाबला है, उसमें रनों की बौछार यहाँ पर देखने को मिलेगी, चौके छक्के देखने को मिलेंगे। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और ग्वालियर में चेन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। 2 महिलाएं और एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। मंदिर में महिलाओं को ये लोग शिकार बनाया करते थे। 13 जनवरी को दंदरौआ धाम मंदिर में चोरी इन गिरोह के लोगों ने किया था।
मंदिर में दर्शन के बहाने महिलाएं प्रवेश करती थी। महाराजपुरा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के 2 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आयोजन किए गए। हम आपको इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धमतरी जिले की है। यहाँ ग्राम मढ़ेली में आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अद्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर गांव की सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ भव्य पूजन अर्चन और महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर राजनांदगांव जिले की है, जहां शहर के गंज चौक स्थित श्री बालाजी हनुमान मंदिर में महिला मंडली की ओर से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। यहां मंदिर में विशेष साज सज्जा भी की गई थी। महिला मंडली के द्वारा श्री बालाजी हनुमान मंदिर को दियों से सजाते हुए रोशनी की गई। इस दौरान 11 बार हनुमान चालीसा पाठ और श्री राम स्तुति भी की गई। लंबे समय से कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विशेष समुदाय और कांग्रेस समर्थितों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता नियम विरुद्ध थोक में आवेदन जमा कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। कांग्रेसियों ने शपथ पत्र देकर एसआईआर में हो रही गड़बड़ी के सबूत के साथ शिकायत की है। तो कांग्रेस ने मांगा है कि एसआईआर में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और साजिश के तहत मतदाता सूची में लोगों का नाम कटवा रहे भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे में काम करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन प्रदर्शन कर जनता को भ्रमित कर रही है। चुनाव आयोग से मिले हम लोगों ने सप्रमाण शपथ पत्र के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ निर्वाचन आयोग को इसके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और निर्वाचन आयोग से ऐसे सारे आवेदनों को अस्वीकार करने की मांग की है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतलब लोकतंत्र को मजाक बना के रखी है और कहीं न कहीं कि विशेष राजनीतिक दल के मतदाताओं को नाम काटने के लिए, नाम जोड़ने के लिए नहीं, नाम काटने के लिए आवेदन दे रही है। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह के दिखावा किए जा रहे हैं वो गलत है। आप लाइन पर काम करिए, प्रोसीजर उसके लिए डिफाइंड है, आप उस पर काम करिए। वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप बिहार का उदाहरण आप जो देख रहे हैं, एक भी वहाँ पर कोई भी अपील वहाँ पर नहीं आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति विवादों में है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हुई 25 नियुक्तियों में से 4 पर एक व्यक्ति एक पद के नियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। मीडियादार से रेखा तिवारी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जो महिला मजदूर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं। और इसी तरह वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजमती भानु को सेमरा मंडल से मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश गुर्जर को खोडरी मंडल से अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में मरवाही के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बने दया वाकरे हरि को भी धनपुर का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजमती भानु ने बताया कि ये सूची पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि नियुक्ति में हुई त्रुटि के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरे नामों का सुझाव मांगा है और जल्द ही इन 4 मंडलों में नई नियुक्ति की जाएंगी। सीधी में कांग्रेस के पास पार्षदों की संख्या भले ही 1/3 हो और नगरपालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस से हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि कांग्रेस खुद ही पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में नजर आ रही है। बीते दिनों कांग्रेस के ही पार्षदों ने अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग कर दी थी। पार्षदों का आरोप है कि वार्डों की अनदेखी की जा रही है और विकास कार्यों में पक्षपात हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं अध्यक्ष का कहना है कि सभी पार्षद भाई बहन की तरह हैं। आपसी गिले शिकवे हैं जो जल्द ही दूर कर लिए जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस की अंतरकलह पूरी तरह उजागर हो चुकी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्षद अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद होते हैं या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। ये
जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को ध्यान में आकर्षित कर दूंगा, है भी खड़े कि गुटबाजी है उसको समाप्त करें। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो हेलमेट पहन कर गए थे। हेलमेट पहन कर जाने का यही मतलब है कि वहाँ लगता है सर तोड़ डालेंगे, एक दूसरे को पीटते हैं, कूटते हैं। हम लोग तो पिछली बार गए थे तो वहाँ टेबल में बॉटल रखा था तो बॉटल हटवा दिए थे, मारने लगते हैं 6 साल के बच्चे जैसे। मैंने जितनी बार भी अध्यक्ष से कहा कि मेरे वार्ड में आज तक 1 रुपए का भी भूमि पूजन नहीं हुआ, तो अध्यक्ष का यही जवाब रहता है कि मेरी चलती नहीं है, मेरे वार्ड का खुद काम नहीं हो। भाई आपकी जब नहीं चलती है तो आप इस्तीफा दे दो। शासन चलाना है तो ठीक से चलाइए या इस्तीफा दे दीजिए। देखिए वो तो मेरे लिए सम्माननीय है, सम्माननीय मेरे पार्षदगण हैं और मेरी सभी बहनें हैं, भाई हैं जो भी बैठे थे वहाँ पे। तो मैं कह दूँ कि जो काम PIC में रखा गया था वो पुराना SOR जो आप लोग देखेंगे ऊपर से आया था, प्राप्त हुआ था सरकार द्वारा, वो चेंज हुआ है। पुराने काम आपके काम है नहीं रखे जा रहे हैं। आप बैठिए, आके बात करिए, क्योंकि आप हमारे साथ के, हमारी पार्टी के, हम भी आपकी पार्टी के हैं। ये हमारी सुरक्षा को लेकर हम हेलमेट लगा कर आए हैं और मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोली, यही बोली कि हमारे परिवार के सदस्य हैं और आज भी हम सड़क पर नहीं आए। हम सांकेतिक विरोध जरूर प्रदर्शित कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर हम ये हेलमेट लगा कर आए हैं। और टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में वे हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनका विरोध होने लगा। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आदित्य गार्गव का कहना है कि अभिजीत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, ऐसे में RSS से संबंधित कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी गंभीर सवाल खड़े करती है। अभिजीत शाह का ऐसे कार्यक्रमों में जाना कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा पर संदेह पैदा करता है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इसकी शिकायत वरिष्ठ स्तर पर की गई है। तो वहीं आदित्य गार्गव के आरोपों का पलटवार करते हुए अभिजीत शाह की पत्नी पलक शाह ने कहा कि हिंदू सम्मेलन में शामिल होना कोई गुनाह नहीं है। हिंदू होने के नाते हम सबका ये हक है। अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस तरह के आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते रहे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। हरदा का ये उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश करेगा कि कांग्रेस अब ऐसे स्लीपर सेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब हिंदू हैं और हम सबको हक है कि हम हिंदू सम्मेलन में जाके शामिल हों, जो कि उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था, तो वह बहुत सम्मान से उसमें गए। हम तो हिंदू हैं और हिंदू के कार्यक्रम में जाना कोई अपराधजनक कार्य नहीं है। और इधर नितिन नवीन ने भाजपा की कमान संभालते ही सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें MP बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल रहे। इस बैठक के बाद अब टीम नवीन में शामिल होने को लेकर MP के नेताओं की सक्रियता साफ दिख रही है। राष्ट्रीय महासचिव से लेकर उपाध्यक्ष तक की रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं, तो वहीं कुछ नेताओं को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। संभावित नामों में SC वर्ग से लाल सिंह आर्य, ST से गजेंद्र पटेल, सामान्य वर्ग से VD शर्मा, अरविंद भदौरिया और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। महिला वर्ग से कविता पाटीदार, संध्या राय और हिमाद्री सिंह के नाम चर्चा में हैं, तो वहीं मोहन कैबिनेट से विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी दावेदार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए बीजेपी में गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ऐसा है कि वो युवाओं को महत्व देता है और कब किसको बना दे। आपने देखा ही होगा कि नितिन नवीन जी हमारे 45 साल की उम्र में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम लोग, और अच्छे काम करें। बीजेपी में तो दावेदारी की एक लंबी फहरिस्त बहुत लंबे समय से लंबित है। नगर निगम में भी दावेदार लगे हुए हैं, जिला अध्यक्षों में लगे रहे, फिर जिले की कार्यकारिणी के लिए लगे रहे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं तो उनकी भी कार्यकारिणी बनना है। तो ये तो उलझाए रखे हैं, सब टाइम किल कर रहे हैं किसी तरह से। और मध्य प्रदेश से खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें जानकारी खेलो MP यूथ गेम्स को लेकर जानकारी दी गई। MP यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ 27 जनवरी को TT नगर स्टेडियम में होगा।
समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल होंगे। यह समारोह पूरी तरह खेलों की थीम पर आधारित रहेगा। आपको बता दें कि समारोह में गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट फेम डांस ट्रूप भी परफॉर्म करेगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि देश में पहली बार खेल विभाग और सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त समन्वय से खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन होने जा रहा है। जिला और संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 25 जनवरी तक समाप्त होंगी। इसके बाद राज्य स्तरीय मुकाबले शुरू होंगे जो 31 जनवरी तक चलेंगे। कि अब खेलो एमपी यूथ गेम हम सभी खेल संघों के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। सभी खेल संघ के माध्यम से ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और 27 तारीख से हम अब राज्य स्तरीय खेलो एमपी की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ही आयोजित किया जाएगा। और राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से होने वाले तलाक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर तल्खी जाहिर करते हुए कहा कि जब पति पत्नी दोनों अलग होने के लिए रजामंद है तो अदालत को उसमें तकनीकी अड़चनें नहीं डालनी चाहिए। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने मेड़ता फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में एक मुस्लिम दंपत्ति के तलाक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट की शुरुआत की ही पुरानी कहावत को उल्टे रूप से करते हुए लिखा, ये मामला ऐसा है जहां मियां बीवी राजी नहीं मान रहा काजी वाली स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एक अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि संबंधित जनजाति ने अपनी परंपरागत उत्तराधिकार व्यवस्था त्याग दी है। कोर्ट ने इसी के साथ एक 40 साल पुराने नामांतरण और बंटवारे को चुनौती देने वाली अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। याचिकाकर्ता आशावर्ती ने सिविल कोर्ट में दावा किया था कि उनके पिता स्वर्गीय धर्म सिंह बरिहा की 2 पत्नियां थीं। वो दूसरी पत्नी हरसोवती की पुत्री है। 83 एकड़ से अधिक की पैतृक कृषि भूमि में उन्हें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आशावती का पैतृक संपत्ति में हक का दावा खारिज कर दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों में सुपोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों के साथ गर्भवती माताओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका पोषण बेहतर हो सके। खास बात यह है कि इसके लिए लोकल मिलेट्स रागी, जौ, गेहूं, मूंगफली और गुड़ का उपयोग किया जाएगा। बताते चले कि सरगुजा जिले की बात करें तो यहाँ 5281 कुपोषित बच्चे हैं, जिनके लिए प्रति बच्चा 3 रुपए की दर से प्रतिदिन अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 15 रुपए की दर से अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध किया जाएगा। इनकी संख्या 5498 है। इसके अलावा आंगनबाड़ी में रेगुलर आ रहे बच्चों को 1 रुपए के दर से पोषण आहार में ही मिलाकर अतिरिक्त पोषण आहार दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह कवायद महिला समूह के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक महिला समूह को 25 बच्चों का लक्ष्य दिया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ सुपोषण का ग्राफ बढ़ेगा, बल्कि इसके सफलता के बाद अन्य जिलों में भी ये पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुपोषित बच्चे हैं और गर्भवती महिला हैं, इसके साथ ही साथ जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो रोज़ आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है।
नक्सलवाद के साये में वर्षों तक डर और असुरक्षा की जिंदगी जीने वाले परिवारों के लिए अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मोहला मानपुर के 84 नक्सल पीड़ित परिवार चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 26 नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को शासन द्वारा चलाई जा रही नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। इन परिवारों को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना लौट रही है। एक समय ऐसा भी था जब नक्सलियों की दहशत के चलते ग्रामीणों को अपना घर गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इन परिवारों के मुखियाओं को नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद भय और असुरक्षा के कारण कई परिवार वर्षों तक अपने ही गांवों से दूर रहे, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। 2009 में डोंगरी वाला मार दी तो हम डर के मारे वहीं गए हैं, तभी समाप्त हो गई नक्सली मन के, तब यहीं आए। मेरे पिताजी को नक्सली लोग लाठी से मार मार कर हत्या कर दिया और उसके दास्ताई में हम जी रहे थे और हमारे लिए कुछ योजना नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 2026 में हमारे लिए पक्की मकान मिला है, आवास अभी चल रहा है, उसमें हम रहेंगे। आवास जिसमें से 18 आवास जो हैं वो मानपुर के हैं और 8 आवास जो है वो मोहला ब्लॉक में स्वीकृत हुए हैं और जिनको जल्द ही पूर्ण कराने के लिए पूरा स्टाफ जो है वो ग्राउंड पे है। रहने वाले ग्रामीण तो जो नक्सली भय की वजह से या नक्सलियों के डर की वजह से जो है पलायन करके जो है मानपुर मोहला या चौकी में रह रहे थे, वो धीरे धीरे नक्सली समस्या खत्म होने से जो है अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। और ग्वालियर में हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर 30,000 तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। अब तक ग्वालियर के मध्य भारत खादी संघ में 60 लाख से ज्यादा झंडे तैयार भी किए जा चुके हैं, जो 16 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में लहराते हुए नजर आएंगे। ऑर्डर समय पर पूरा करने के लिए संघ में कर्मचारी 1.5 महीने से दिन रात काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी एक दिन में 8 झंडे तैयार कर पाता है, तो वहीं लाल किले पर लगने वाले झंडे को भी ग्वालियर के खादी संघ में तैयार किया जाता है। मध्य भारत खादी संघ के सचिव रमाकांत शर्मा के मुताबिक ये तिरंगे खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार को जाते हैं। यहाँ से ये तिरंगे सचिवालय, लाल किला, राष्ट्रपति भवन सहित सभी सरकारी कार्यालय में भेजे जाते हैं। साथ ही देश में केवल 3 ही ऐसे संस्थान हैं जहां उच्च मानक वाला तिरंगा तैयार किया जाता है। इनमें से एक ग्वालियर शहर का मध्य भारत खादी संघ भी है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज बनता है, वो पिछले करीबन 30 साल से बनना है और 2016 से BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज बनता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है वो कॉटन के खादी कपड़े के हाथ से बने कपड़े का होता है। जो हाथ से धागा बनता है उसके बाद कपड़ा बनाई होता है, उससे अपन लोग राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं। जो परंपरागत चला रहा है उससे अपन लोग बनाते हैं। करते हैं बहुत अच्छा लगता है कि हम देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, झंडा बना रहे हैं। जो झंडे पूरी दुनिया मतलब भारत में फहराए जाते हैं, लाल किले पे भी फहराए जाते हैं, अच्छा लगता है। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इसकी सिलाई का, इसका मेजरमेंट का, इसकी सफाई का, कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कोहरे के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौटने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका मंदसौर रहा, जहां सर्दी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया। तो वहीं राजगढ़ और छतरपुर में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां बादल भोई संग्रहालय में आयोजित जनजातीय महोत्सव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ बालाघाट से आए कलाकार सूर्यभान ने ब्रश या हाथ के बजाय अपनी जीभ से पेंटिंग बनाकर सबको चौंका दिया। सूर्यभान ने चंद मिनटों में ही जीभ से स्केच तैयार कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद अतिथि और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर और छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। इन सभी ने कलाकार की इस दुर्लभ प्रतिभा की सराहना की। हाथ से, पैर से, ब्रश से, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से हो चुके थे। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि क्या अलग कर सकता हूँ। फिर ढंग से मैंने उसे ट्राई करके देखते एक बार,
अब ढंग से करने गया तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई। मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा एनालाइज करके फिर उसका शॉर्टकट तरीका निकाला और फाइनली उसमें मैंने मुकाम हासिल करी। और कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए जैकब एंड कंपनी ने एक नायाब घड़ी बनाई है। इस घड़ी की कीमत और इसकी भव्यता चौंकाने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस घड़ी की कीमत 13 करोड़ 70 लाख रुपए है। इसी घड़ी में कुल 21.998 कैरेट के 397 रत्न जड़े हैं। 3D छवि वाली घड़ी को सफेद सोने से बनाया गया है। इसके डायल केंद्र में अनंत अंबानी और उनके दोनों ओर शेर और बंगाल टाइगर की छोटी मूर्तियां हैं। कंपनी ने घड़ी का नाम रखा है ओपेरा वंतारा ग्रीन कैबो। ये सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं बल्कि अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंतारा को समर्पित सम्मान है। वंतारा गुजरात में स्थित वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है, जिसे अनंत अंबानी ने बेजुबानों की सेवा और संरक्षण के लिए शुरू किया है। न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।